ओके, तो शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग क्या क्या बात करेंगे डिटेल में। इस चैप्टर में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि रेस्पिरेटरी सिस्टम हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक मिनट, मैं पेन को थोड़ा सा चेंज करूँगा, ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा बेकार लग रहा है। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो या चाहे सर्कुलेटरी सिस्टम हो या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम हो या फिर आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम हो, विदाउट ब्लड विदाउट ब्लड विदाउट ब्लड ये किसी भी तरीके का सिस्टम जो है वो फंक्शन नहीं करेगा। ब्लड जो होती है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर होती है हर फंक्शन के लिए। चाहे आपको यूरिया का एक्सक्रीशन करना है बॉडी के बाहर तो ब्लड चाहिए, रेस्पायरेशन करना है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तो ब्लड चाहिए, आपको ग्लूकोज ट्रांसफ़र करना है ब्लड चाहिए। मतलब कि आपके बॉडी के काफ़ी हद तक जो सिस्टम होते हैं वो ब्लड पे काम करते हैं। यहाँ तक आप कहेंगे सर नर्वस सिस्टम, भाई नर्वस सिस्टम में अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो नर्वस सिस्टम क्या ब्रेन का कोई हिस्सा काम नहीं कर पाएगा। तो ब्लड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को ऑपरेट करता है। यहाँ तक कि हमारी बॉडी के होम्योस्टैसिस को, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को, हमारी बॉडी के प्रेशर को, हमारी बॉडी के वॉल्यूम को, हर चीज़ को मेंटेन करने का काम जो होता है वो कौन करता है, हमारा ब्लड करता है। इसलिए इस चैप्टर की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, एक चीज़। दूसरी चीज़ देखो, इसमें पॉइंट्स बहुत सारे हैं तो मैं हर एक पॉइंट्स को ध्यान में रखता चलूँगा तो मुझे एक्सप्लेन करने में अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ में क्या रीज़न है कि जो ब्लड है वो ब्लड एक मिक्सचर है। ब्लड का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में जो है वो रेड रेड दिखना शुरू होता है। क्या दिखना शुरू होता है? रेड रेड कलर का, लाल लाल कलर का। पर जो रेड कलर है वो केवल एक पिगमेंटेशंस है, समझ रहे हो ना? क्या है? पिगमेंटेशंस है। जैसे कि अगर मैं किसी एक्ट्रेस का नाम लेता हूं तो आपको हमेशा उसका एक गोरा चेहरा ध्यान में आता है, ठीक है ना? समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात? जो इंडिया के लोग हैं बेसिकली उनके लिए मैं बात बता रहा हूँ, ठीक है? बाहर कंट्रीज के लोग अलग अलग लोगों का अलग अलग पहचानने का तरीका और नज़रिया है, बाकी है सब ईश्वर की ही देन, ठीक है? चलो, तो यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, एक बना लेना, एक इमेज बना लेना ब्लड के प्रति। वो इमेज बनी हुई है आरबीसी के कारण, क्योंकि ब्लड के अंदर उसका डोमिनेशंस भी हमें दिखाई देता है, पर फंक्शंस जो है वो तकरीबन आपके सभी तरह के ब्लड रहते हैं। सर कल आप जो वाटर वाला एग्जाम्पल दिए थे वो वाला एक बार फिर बता दीजिए। क्या वाटर वाला कौन सा एग्जाम्पल दिए थे यार? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे भूल गया यार मैं। वाटर वाला कौन से दिए थे? चलो एकदम अच्छे से फिर से बताना हमको, तो फिर उसके बाद हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। फ़ोन ऑन कर लेना हमको, हमें अभी भूले हुए हम जो है। चलो, ब्लड एंड इट्स टाइप के बारे में बात करते हैं। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, फिर वो कितने टाइप्स के होते हैं, लाइक आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब चीज़ें। लेकिन उसके पहले भी हम बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पे जितने पॉइंट्स आपके लिखे हुए हैं ना, यही केवल पॉइंट्स हम बात नहीं करेंगे, इन पॉइंटों के अंदर भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जैसे जब आप ब्लड एंड इट्स टाइप की बात करते हैं तो उसमें आएगा ब्लड का फंक्शंस क्या है, ब्लड कैसे बनता है, ब्लड बनने में कौन कौन से इंपॉर्टेंट फॉर्म्ड एलिमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और कब बनता है ब्लड, एडल्टहुड में कैसा बनता है, जब बच्चा पैदा नहीं हुआ रहता है तब कैसे बनता है, जब बच्चा जन्म लेके मैच्योर होता है तब उस समय क्या होता है। ये ब्लड के थोड़े मोड़े आप फंक्शंस को देखेंगे, यही सारी चीज़ों को घुमाएंगे तो आपका ब्लड और इट्स टाइप वाला जो यूनिट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे कितने टाइप्स के हमारे ब्लड हैं, आरबीसी कितना है, डब्ल्यूबीसी कितना है, फंक्शंस क्या है, आरबीसी कितने टाइप्स के होते हैं, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स के होते हैं, सॉरी आरबीसी क्या है, क्या ही टाइप्स, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप्स के होते हैं, प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन होता है, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, और फिर प्लेटलेट्स के ही काम को हम लोग क्लॉटिंग को जो है बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके कोर्सेज में है, सोर्सेज में नहीं, कोर्सेज में, ठीक है ना? तो ब्लड क्लॉटिंग को हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, प्रोटीन है, थ्रोम्बिन, फिब्रिनोजन, वो कैसे एक्टिवेट हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बाकी इसके बारे में वीडियो सबके बारे में ऑलरेडी बना हुआ है। हार्ट की बात कर लेते हैं। हार्ट की बात करेंगे जो कि मेन आपका ट्रांसपोर्ट कर रहा है ब्लड को। जब हम लोग हार्ट पे पहुंचेंगे ना तब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। पहले
ब्लड के बारे में बात करेंगे, फिर आप सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात करते हैं। कोई भी गाड़ी बनती है, कोई भी कार बनती है, तो सबसे पहले वो कार दो पार्ट में डिफ्रेंशिएट की जाती है कि भाई पेट्रोल बन रहा है या फिर डीजल बन रहा है, ठीक है ना। उसी तरह सबसे पहले अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम बनाना है तो भाई आपको इस बात का ध्यान में रखना होता है कि हार्ट जो है हमारा बेसिकली वो बाद में बनेगा। उसके पहले हमें क्या बनाना है, उसके पहले हमें डिसाइड करना है ब्लड को लेकर के कि ब्लड क्या होती है, क्योंकि वो उसका मेन पेट्रोल है। अगर ब्लड ही नहीं रहेगी तो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हवा को पुश करेगा? नहीं। यही चीज है कि जैसे डीजल और पेट्रोल भाई, क्योंकि पेट्रोल में पेट्रोल इंजन लगेगा, डीजल में डीजल इंजन लगेगा, है ना। तो पहले वो डिफ्रेंशिएट करना, उसके बारे में जानना जरूरी होता है। तो इस चैप्टर में पहले आप ब्लड के बारे में जानेंगे, फिर आप सर्कुलेशंस को जानेंगे कि ब्लड सर्कुलेट कैसे हो रहा है। उसके बाद जब आप ब्लड पढ़ेंगे तो उसी ब्लड के अंदर आपको हार्ट वॉल्व देखने को मिलेगी, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड देखने को मिलेगा, कार्डियक कंडक्शन सिस्टम, पेस मेकर, ऐसे नोड, एवी नोड, ऐसे नोड और एवी नोड देखने को मिलेगी। इसके बारे में डिटेल हम लोग बताएंगे। कार्डियोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, जानते हैं। तो 3 ग्राफ हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ऐसे नोड का अलग ग्राफ पढ़ेंगे, एवी नोड का अलग ग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पे कैल्शियम आयन वगैरह का रोल पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में हम लोग कार्डियक साइकिल पढ़ते हैं। उसके बाद आप लोग को क्या पढ़ते हैं, हार्ट साउंड एक इसमें आता है, उसको पढ़ते हैं ना। और बाकी QRS साइकिल वाइकल इसी के अंदर आती हैं, उसको पढ़ेंगे। पूछता बहुत ज़्यादा है, हर बार क्वेश्चंस आता है। ब्लड वेसल्स के बारे में पढ़ेंगे, ब्लड वेसल्स कैसे होती हैं, कहाँ पतली होती हैं, कैसे कैपिलरी में डिवाइड करती हैं, ये सारी बात हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। ब्लड प्रेशर्स को पढ़ेंगे, सर्कुलेटरी रूट्स को पढ़ेंगे। पल्मोनरी सर्कुलेशन आप पढ़ चुके हो, वही लंग्स वाला, लंग्स के अंदर कैसे ब्लड जाता है, ऑक्सीजन लेके आता है, वो आप पढ़ चुके हो, तो ये वाला रीजन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। हिपैटिक पोर्टल सर्कुलेशन आप एक बार पढ़ चुके हो। लिम्फेटिक सिस्टम आपको पढ़ना है, जो कि हमारे उसके लिए बेसिकली काम करता है, हमारे इम्यून सिस्टम के लिए काम करता है, फंक्शन करता है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिर लास्ट में हम लोग कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर पढ़ेंगे कि अगर कहीं पे आरबीसी का अमाउंट ज़्यादा होता है तो क्या दिक्कत होती है, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स के घटने पे क्या होती है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ये पूरा ओवरऑल चैप्टर है। चैप्टर देखने में काफ़ी बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा ये चैप्टर नहीं है अगर आप मतलब की बात करोगे तो। देखो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इस चैप्टर के अंदर जो आपको हर टाइम पे ध्यान में रखना है, और उसी के इर्द गिर्द ये पूरी सारी चीज़ें जो हैं वो रहेंगी। देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका एक लेक्चर में आपके ये 3 टॉपिक बिल्कुल अच्छी तरह खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना, ये पूरा। और उसके ये भी ले लो इसी में, ये और इसको भी ले लो, मतलब ये इतना मान लो। तो ये सभी चीज़ें केवल दिखावटी हैं। वेसल्स वगैरह कोई बहुत खास नहीं है, बस डिटेल, ये सब आदमी के ऊपर डिपेंड है। अगर मैं इसको बहुत डिटेल में खींचने की कोशिश करूंगा तो बहुत बड़ा है यार, फिर 2-2 लेक्चर लग जाएगा। लेकिन अगर छोटा पढ़ाऊंगा, नीट का लेवल का रखूंगा तो आराम से होगा। और नीटी का लेवल मुझे रखना है, मुझे ज़्यादा कचड़ा नहीं भरना है दिमाग में, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहली चीज़ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ब्लड के बारे में हल्का सा आराम से बिल्कुल शांत दिमाग से जानते हैं, और अपने कॉपी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना, ठीक है। जो भी किताब कॉपी आप लेके बैठे हुए उसमें नोट करते चलना, जो भी सवाल होगा आप पूछ लेना, ठीक है। चलिए, अगर मैं बोलूँ आप लोगों से कि आप लोग अपने आप को नंबर दो, आप लोग अपने आप को, सब लोग एक बार हमें नंबर दो, मतलब अपने आप से एक नंबर दो अपने आप को, कि अगर आपको सर्कुलेटरी सिस्टम में इस समय 100 नंबर में से बोला जाए कि आप कितना नंबर के लायक हो, तो आप कितना लाओगे? ईमानदारी से इस चीज़ का जवाब दो, जिससे कि मुझे पता लग पाए। या फिर 5 स्टार में से अपने आप को स्टार दो कि आपको सर्कुलेटरी सिस्टम कितना आता है, ठीक है। तो मुझे पता 5 में 5 तो कोई नहीं देने वाला है, तो अच्छे से ईमानदारी से जवाब दो, जिससे मैं ये मेज़र कर पाऊँ कि किसको किसको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, ठीक है। चलो जल्दी से हमें जवाब दे दो बच्चों, सब लोग जो है बढ़िया से, फिर आगे की तरफ हम लोग सोचा जाए, बात किया जाए, ठीक है। चलो हमें सब लोग जवाब दे दो, 100 में दे दो या 5 में दे दो, दोनों में से एक बता देना आप लोग, ठीक है। चलो सब लोग जवाब देंगे, जितने भी लोग जुड़ करके देख रहे हैं। ओके, 0.09%, बहुत कम परसेंट है तुम्हारा जो है। आगे 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 बताओ, आगे बताओ। 65%, ठाकुर साहब 65%, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। 65% आप मतलब चैप्टर को जानते हैं जो है। चलिए ये तो काफ़ी बढ़िया परसेंटेज है। और बच्चे बताएं, और बच्चे बताएं भाई। ये बीच बीच में मुझे फ़ोन कौन ताड़ रहा है? अरे यार,
चलो ठीक है, ये मैम का फ़ोन आ रहा है किसी। ओके, और कट भी जा रहा है। चलो उनको भेज दिया डिटेल, अब बार में बात करेंगे। 50% वर्तिका पांडे, 50%, 50-50, ठीक है, सही है। और बाकी, और बाकी लोग भाई, गुप्ता जी, सतीश, आप लोग यार, अरे एक बार में सबका रिस्पॉन्स दनादन आना चाहिए यार, ये कौन सा तरीका होता है? सब लोग बताओ, तो शर्म क्यों खा रहे हो तुम लोग यार? हैं, गलत चीज थोड़ी ना पूछ रहा हूँ कुछ। चलो आगे बताते रहो यार, सब लोग बताओ, सब लोग बताओ भाई, सब लोग बता दो। हाँ, WBC और RBC और थोड़ा सा पढ़े हैं सर, बाकी सब आता है सर। WBC और RBC और थोड़ा सा पढ़े हैं सर, बाकी सब आता है। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा लास्ट में पढ़ना है बस। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। गुप्ता जी 100 आउट ऑफ 140, बाप रे। चलो सतीश हो, सतीश आप बताओ। सतीश, यार सब लोग बताया करो यार, ये शर्माने और माने वाला क्या होता है तुम लोगों का? एकदम शर्माते लजाते रहते हो जो है। चलो हाँ बताइए भाई। चलो सतीश गायब हो गए हैं क्या? लगता है उन फ़ोन चार्जिंग करने में लगे हुए। चलिए ओके, आगे की तरफ बढ़ते हैं, टाइम को बगैर व्यस्त किए हुए। सबसे पहले देखते हैं, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा, कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, जो ब्लड होती है ए सोना, एक मिनट, एक मिनट वेट। चलिए आप लोग का तो भाई सही है, ओके फाइन। ओके चलिए, ओके। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड होती है वो बेसिकली किससे बनी हुई होती है? कनेक्टिव टिश्यू से बनी होती है। तो जब आप लोग टिश्यू वगैरह पढ़ते हो, तो आप टिश्यू वगैरह में क्या पढ़ते हो? बेसिकली टिश्यू वगैरह के अंदर आप पढ़ते हो एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, है ना, डिफरेंट टाइप के टिश्यू आप लोग पढ़े होंगे। तो स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है। हाँ मेरे भाई, चलो आगे चलते हैं। चलो, तो ये जो कंडक्टिव टिश्यूज आपकी, सॉरी, जो कनेक्टिव टिश्यूज होती हैं कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा, ये क्या होती है? लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। कौन कौन मुझे डिस्टर्ब कर रहा है आज? आज मैं लाइव प्लान, बड़ी दिक्कतें हैं यार, सब बहुत परेशान करके रखते हैं यार, क्या बताऊं। दिन में सब एक एक घंटे बात कर लेते, मेरा घंटों निकल जाता है। चलो, ब्लड प्लाज्मा लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, ठीक है ना। और किससे बने होते हैं? फॉर्म्ड एलिमेंट से बने होते हैं। फॉर्म्ड एलिमेंट जिससे बेसिकली हमारा ब्लड क्या होगा, वो बनेगा। जो हमारे ब्लड का मेन फॉर्मेशन है वो हमारे किससे होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट से होता है। किससे होता है? फॉर्म्ड एलिमेंट से होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। मेरा दिमाग जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अभी भी, मतलब 10 जगह फ़ोन पे दिमाग जा करके अटक गया है। चलो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, फिर से एक बार शुरू करते हैं। सब दिमाग जो है हिला दे रहे हैं ये लोग जो है। एक मिनट, पहले इसको पूरा क्लीन करने दो, बिल्कुल बिखरा बिखरा सा। चलो ओके, दैट्स गुड। ब्लड, ब्लड इज कनेक्टिव टिश्यू कंपोज्ड ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड होती है वो बेसिकली क्या होती है? हमारी कनेक्टिव टिश्यू होती है, जो कि बेसिकली किससे बनी हुई होती है? ब्लड प्लाज्मा। और लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट में मैंने क्या बताया, जिससे हमारी ब्लड बनती है? विथ सेल्स एंड सेल फ्रैगमेंट। जो सेल्स होती हैं वो क्या होती है हमारी? बेसिकली आरबीसी होती हैं।
और जो फ्रैगमेंट की बात करते हैं वो हमारी क्या होंगी, बेसिकली जो प्लेटलेट्स वगैरह होंगी वो होंगी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि जो आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, वो बेसिकली क्या होती है, वो हमारी एक कंप्लीट सेल्स होती हैं। क्या होती हैं, कंप्लीट सेल्स होती हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें किसकी, सेल्फ फ्रैगमेंट की, किसकी बात करें, सेल्फ फ्रैगमेंट की बात करें, तो प्लेटलेट जो होती है वो हमारी बेसिकली कंप्लीट सेल नहीं होती है, वो क्या होती है, हमारी सेल्फ फ्रैगमेंट होती है। और ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि जो हमारी बोन मैरो होती है बेसिकली, वो उनसे इनका फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। जो ब्लड होता है वो बेसिकली क्या होता है, स्लाइटली एल्कलाइन होता है, मतलब इसका पीएच वैल्यू जो होता है वो 7.3 टू 7.4 होता है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ब्लड जो होता है वो थोड़ा सा क्षारीय मतलब बेसिक कैरेक्टर का होता है, जिसका पीएच वैल्यू तकरीबन 7. सतीश A1 स्टार, बहुत बढ़िया सतीश, बहुत बढ़िया। ये जानते हो, ये सबसे सेटिस्फैक्शन वाली चीज होती है। नहीं, कमाल का जवाब दिया। अभी मैं क्यों ऐसा जवाब, ये सही है, एक अंशिका का जवाब सबसे बढ़िया था और एक इसका जवाब सबसे बढ़िया था, बाकी सबका तो एकदम हाई क्वालिटी का जवाब था, ठीक है। चलो, उसके पीछे का रीजन है, हमेशा सोचो कि हम जीरो हैं और हमको हीरो बनना है, ठीक है। भले आप हीरो रहो, कोई दिक्कत नहीं। सुपरमैन नहीं कहता कि मैं सुपरमैन हूं, मैं सबको मार डालूंगा, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो हमेशा सीखने का रखो ऐसा जज्बा, बहुत बढ़िया। चलो आगे, इट कॉन्स्टिट्यूट्स, और जो बहुत कॉन्फिडेंस से बोला होगा वो भी बहुत बढ़िया, वो और अच्छा है भाई। कॉन्फिडेंस से बोले हो तो फिर चुनौतियों के लिए भी तैयार रहा करो, क्वेश्चंस के लिए तैयार रहा करो, है ना। चलो, इट कॉन्स्टिट्यूट्स 20 to 30% ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स, इसके अंदर हमें 20 to 30% कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स भी देखने को मिलते हैं। 8% जो होते हैं वो, ये टोटल जो होते हैं वो हमारे 8% होते हैं टोटल बॉडी मास के। कितने होते हैं, टोटल बॉडी मास का 8% होते हैं। कितना होते हैं, 8%। तो अगर हम बात करें कि अगर हमारे बॉडी का जो मास है वो मान लो 70 के आसपास में है, तो 70 का 8% कितना हो जाएगा, बताओ भाई जल्दी से खटाखट। 70 का 8% अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, 70 का 8% अप्रॉक्स कितना हो जाएगा, बताओ जल्दी से, कोई बताएगा 70 का 8% कितना हो जाएगा। द ब्लड वॉल्यूम इज एवरेज एडल्ट, जो होता है वो तकरीबन 5 से 6 लीटर के आसपास में होता है एडल्ट मेल में, और फीमेल में 4 से 5 लीटर एवरेज साइज एडल्ट फीमेल में होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि जो हमारा ब्लड होता है बेसिकली, उसका तकरीबन जो बॉडी मास होता है हमारा, उसका 8% के आसपास में आप लगा सकते हो कि उतना ब्लड हमारे बॉडी के अंदर होता है, और वो तकरीबन 5 से 6 के आसपास में आ जाएगा, ठीक है। तो इस बात में ध्यान रखिएगा, वेरी गुड। 5 to 5.6 तो इसी के बॉडी मास के हिसाब से आता है। तो अगर आपका बॉडी वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है तो जाहिर तौर पे ब्लड का अमाउंट भी ज़्यादा है, इसीलिए लोग बोलते हैं भाई तुम मोटे तगड़े हो तो तुम्हारे बॉडी में खून ज़्यादा होगा, पर ऐसा नहीं है। वेट एक बहुत बड़ा मेजर करता है, मास उसी पे डिपेंड करता है। चलो, फंक्शंस ऑफ ब्लड जो है उसके बारे में बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको सब लोग ध्यान से देख लीजिएगा। जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस में आता है वो आता है रेगुलेशन ऑफ पीएच। अभी आपने देखा हुआ था ना, अभी आपने कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को देखा। आपको पता है कि दोनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करता है, ब्लड करता है। तो जो ब्लड है वो क्या काम करता है, बेसिकली मैंने क्या बताया था आपको, हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन को बढ़ाता घटाता है, जिसको आपने देखा हुआ था। तो हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन घटेगा बढ़ेगा तो उससे पीएच पे इफेक्ट पड़ रहा था कि नहीं पड़ रहा था। तो ब्लड कहीं ना कहीं जो होता है वो हमारे पीएच को भी बैलेंस करने का काम करता है। और अगर कोई पूछेगा कि भाई पीएच को बैलेंस करने का काम, तो ये तकरीबन 7.3 टू 7.4 बैलेंस को बनाए रखने का काम करता है। क्योंकि कई रीजन ऐसे होते हैं बॉडी में जहां पे पीएच वैल्यू को थोड़ा सा बढ़ाना घटाना होता है, कई प्रोसेसेस को एक्टिवेट और डीएक्टिवेट करने के लिए। तो उसके लिए जो ये आपकी ब्लड होती है वो बहुत अच्छी तरह से काम करती है, वो रेगुलेट करती रहती है अपने पीएच को। और दूसरी बात 7.3 टू 7.4 अपने पीएच को बना के रखती है, ताकि जो कैपिलरी हैं उनको किसी तरीके का बहुत मेजर नुकसान ना पहुंचने पाए। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान रखेंगे, क्योंकि आप क्या काम करते हो कि आप अपनी बॉडी के अंदर एसिडिक बेसिक हर तरीके की चीज को खाते पीते रहते हो, लेकिन जो आपकी बॉडी है वो बिल्कुल क्या करती है, होम्योस्टेसिस बना के रखती है, बैलेंस क्या करती है, बिल्कुल बना के रखती है। लास्ट पोर्शन थोड़ा नहीं आता सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से आएगा, लगे रहो बस।
चलो, रेगुलेशन ऑफ पीएच, जो पीएच है आपका वो बेसिकली मैंने आपको क्या बताया, आप कुछ भी खाओ कुछ भी पियो, जो ब्लड है, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है, वो कहीं ना कहीं आपके पीएच वैल्यू को होम्योस्टेसिस के रूप में क्या करता है, जो होम्योस्टेसिस है हमारी बॉडी का, टेम्परेचर हो गया, पीएच हो गया, ये सभी चीजें जो बैलेंस करने वाली होती हैं, उनको बैलेंस करने का काम कौन करता है, हमारी ब्लड करती है। तो ब्लड होम्योस्टेसिस में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, इस बात को अंडरलाइन कर लेना। दूसरी चीज, बॉडी टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं, वाटर कंटेंट सेल में बना के रखते हैं, क्योंकि ये ऑस्मोसिस वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि ब्लड के अंदर बहुत सारे अमाउंट्स में आयंस मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? आयंस मौजूद होते हैं। ध्यान सुनो मेरी बात, ब्लड के अंदर बहुत सारे अमाउंट में क्या मौजूद होते हैं? आयंस मौजूद होते हैं, जैसे सोडियम आयन हो गया, बाइकार्बोनेट हो गया और क्लोरीन हो गया, है ना। तो ये सारे आयंस मौजूद होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कि ऑस्मोसिस प्रेशर बनाने का काम करते हैं, ऑस्मोसिस करने का काम करते हैं, जिससे वाटर का जो कंटेंट है वो क्या रहता है, मजेदार बना रहता है। आपको ऑस्मोसिस पढ़ाया हुआ था ना, क्या बताया हुआ था? ऑस्मोसिस जो है सॉल्यूशन के केस में काम करता है। किसके केस में काम करता है? सॉल्यूशन। तो अगर किसी भी जगह पे मान लो कि अगर मैं कह दूं कि कैपिलरी के अंदर नहीं, टिश्यू के अंदर जो है क्या नाम से वाटर की कमी है, तो टिश्यू के अंदर वाटर की कमी है, तो इसका मतलब क्या है, उसके अंदर जो आयंस है वो क्या है, बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो आपका क्या करेगा, ये आयन बिल्कुल आपका जो बॉडी जो ब्लड है वो क्या करेगा, वाटर कंटेंट क्या करेगा, उस सेल के अंदर रिलीज कर देगा, बैलेंस कर देगा। मान लो उसके अंदर वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा हो गया, टिश्यू जो सेल है वो भाई फटने का भी डर है, तो क्या होगा, ये अपने अंदर आयन सर्कुलेशन को क्या कर लेगा, ब्लड बढ़ा लेगा, जिससे आयन सर्कुलेशन के बढ़ाने के कारण इसका जो कंसंट्रेशन है अब मूव करके वहां से यहां की तरफ आएगा, मतलब लोअर टू हाइयर मूव कर जाएगा। यही तो बताए थे ऑस्मोसिस में आपको, बहुत पहले ही आपको ऑस्मोसिस में बता दिए थे मैंने आपको ना। तो ऑस्मोसिस आपको पहले ही मैंने पढ़ा दिया था, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा कि बॉडी टेम्परेचर वाटर कंटेंट को बढ़ाने का काम, बैलेंस करने का काम करते हैं, उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। बहुत सारे मैसेजेस कौन अब कर रहा है? असल बात है ना कि जो नीट के कुछ बच्चे हैं, वो जो नए बच्चे हैं, उनकी मम्मी जो है मैसेज कर रही है, मुझे कॉल कर रही थी कि बच्चे को सर, अब उन्होंने क्या किया है कि टीचमेंट ऐप के ऊपर क्लास है जो है, तो उन्होंने वहाँ पे लॉगिन कर दिया है। मुझे यहाँ से एक्सेप्ट करना रहता है भैया को, तो अब भैया उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब वही पूछ रहे हैं सर अब आगे क्या करना है, उनको ये नहीं सोच रहे कि छोड़ देना, अभी कुछ नहीं करना, अब बस ख़त्म काम है, अब उसको हम लोग को करना है। पर वो लोग परेशान हो जाते हैं, क्या करें, और हम भी परेशान हो जाते हैं। अरे 11 बजे लोग फ़ोन कर देते हैं यार, गार्जियन ओरिजिन 11 बजे फ़ोन करके बात करते हैं, मतलब हद हो जाती है। चलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की बात करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, नॉर्मली ये सारी चीज़ तो आप लोग जानते हो, ये इतना काम तो करते ही हैं। न्यूट्रिएंट हार्मोन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्मोन्स को तो भाई लेके जाते ही हैं। और कौन से हार्मोन्स होते हैं जिनको ये लेके जाते हैं, इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन, जरा बताओ तो। इंडोक्राइन लेके जाते हैं या एक्सोक्राइन? जिससे पूछूंगा वही बताएगा। चलो ठाकुर साहब आप बताइए, ठाकुर साहब हार्मोन्स, कौन सा हार्मोन्स लेके जाता है ब्लड, इंडोक्राइन या एक्सोक्राइन? चलो ठाकुर साहब बताएंगे पहले, ठाकुर साहब बताएंगे। चलिए ठाकुर साहब बताइए, सिंपल सवाल पूछें एकदम ठाकुर साहब, एकदम सिंपल सवाल, कोई नहीं, मतलब एकदम एकदम बिंदास सवाल है ये। चलो बताओ ठाकुर साहब। चलिए 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 चलिए, बहुत बढ़िया, क्या बात है, इंडोक्राइन, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें हैं, इंडोक्राइन हार्मोन्स का सिक्रीशंस बेसिकली करते हैं, हीट एंड वेस्टेज वगैरह को भी बैलेंस करते हैं। वेस्ट को मैंने बताया कि किसके थ्रू वेस्ट को बाहर करते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू वेस्टेज को क्या करते हैं, बाहर करते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशंस के द्वारा। हीट को कंट्रोल करते हैं। बाकी साथ में आप लोग, क्योंकि हीट को कैसे कंट्रोल करते हैं वो भी जान लो यार, वो भी जानना ज़रूरी है ना, नहीं जानोगे तो कैसे पता चलेगा। देखो क्या होता है, जब हम लोग बॉडी में एक्सरसाइज करते हैं तो आपको पता है कि बॉडी में एक्सरसाइज के दरमियान एनर्जी लिबरेट होती है, और जहाँ पे भी एनर्जी लिबरेट होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन जैसी प्रोसेस होती है, मतलब कि वो हीट भी
जो होती है बॉडी हमारी क्या करती है, रिलीज करती है। उस हीट को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो भी कहीं ना कहीं कौन करता है, हमारा ब्लड करता है, ठीक है ना। आगे कहते हैं प्रोटेक्शन अगेंस्ट ब्लड लॉस, जाहिर तौर पे कैसे करती है प्रोटेक्शन भाई साहब, क्लॉटिंग करके। क्या करके, क्लॉटिंग करके। आपको कहीं पे चोट लग जाए, मतलब आपकी जो वेसल्स है भाई, देखो अगर यहाँ ये है ना वेसल्स, अगर इसमें खून बह रहा है, क्या बह रहा है, खून बह रहा है, अगर ये कहीं से लीक हो गई, क्या हो गई, लीक हो गई, तो सारा ब्लड जो है वो क्या है, बाहर निकल जाता है। सारा ब्लड क्या हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। तो इसीलिए इस लीकेज को रोकने के लिए क्या करना होता है कि इसी ब्लड के अंदर मौजूद होता है, इसी ब्लड के अंदर क्या मौजूद होता है, इसी ब्लड के अंदर मौजूद होता है हमारा प्लेटलेट्स। क्या मौजूद होता है, प्लेटलेट्स मौजूद होता है। तो इसके बहुत सारे और फैक्टर्स होते हैं जो पहले शुरुआत में जाते हैं यहाँ पे चेक करते हैं एरिया को कि अरे ये तो रैप्चर हो गया, फिर आते हैं दूसरे प्रोटीन को बताएंगे, दूसरे प्रोटीन एक्टिवेट होगा, फिर आपकी यहाँ पे फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन का जब फॉर्मेशन होता है तो ये एरिया पूरी तरह से क्या हो जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे कि ब्लड लॉसेस को भी क्या करते हैं, ये कंट्रोल करने का काम करते हैं, ठीक है ना। साथ में क्लॉटिंग के बाद डिजीज फैगोसाइटिक, फैगोसाइटिक का क्या मतलब होता है, फैगोसाइटिक का मतलब होता है सेल क्या करती है कि जो भी हार्मफुल पार्टिकल्स होता है उसको अपने अंदर क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, और एब्जॉर्ब करने के बाद उसको छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर देती है, तोड़ देती है। जैसे कि मान लो आप प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़े हो ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में क्या है, मान लो ये सेल होती है, पहले ये सेल नॉर्मल स्टेट में होती, किस स्टेट में होती है, नॉर्मल स्टेट में। तो 1 मिनट रुके रहिएगा, जरा सा रुकिए, 1 मिनट का वेट करिए, मैं सादा पेज ले लेता हूँ। ये क्या है यार, ये सब तो एकदम कलाकारी वाला काम है, देख रहे हो, पूरा एकदम जबरदस्त। ये क्या हो गया, मुझे भी नहीं पता ये क्या हो गया, अरे यार। अच्छा अब ये तो और यार, ये मतलब पता नहीं क्या क्या होता रहता है, मुझे भी जो है दिक्कत पैदा हो जाती है कभी कभार, सब ऐसा होता है। चलो देखो इधर, सब लोग देखोगे इधर, हाँ भाई बता रहा हूँ यार, ब्लड क्लॉटिंग वंस मोर, 1 मिनट, इसीलिए तो इसमें आ गया। देखिए देखिए जस्ट ठीक है, देखिए सारा का सारा खून इस ब्लड कैपिलरी के अंदर बाहर डालूंगा आज मैं जो है। देखिए यहाँ पे एक के, ठीक है, देखिए ये आपकी आरबीसी बह रही है इसके अंदर, कोई दिक्कत नहीं, आरबीसी प्रॉपर बह रही है, ठीक है, ये आरबीसी आपकी प्रॉपर बह रही है। अब मान लो इसी के अंदर आप वो बना लो, प्लेटलेट्स बना लो, छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्लेटलेट्स बना लो, ठीक है, ये प्लेटलेट्स हैं नन्हे नन्हे, छोटे 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 बिंदु 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 बिंदु, ठीक है ना, प्लेटलेट्स हैं, कुछ ज़्यादा ही प्लेटलेट्स हो गए, आरबीसी से भी ज़्यादा प्लेटलेट्स हो गए। चलो यहाँ पे अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो कोई यहाँ पे फर्रा लगा दिया, फर्रा लगाने का मतलब समझ रहे हो, कोई काट दिया मान लो इतना दूर। अब अगर इतना दूर कोई काट दिया, समझ लो अगर इतना दूर कोई काट दिया, मान लो चलो मैंने रबड़, और रबड़, इसका रबड़ तो विशेष है यार, पूरा ही गायब कर दिया ये तो। फिर से बनाता हूँ, अच्छा 1 मिनट, 1 सेकंड यार, तुम लोग को टाइम नहीं वेस्ट करना यार, सब लोग डाटा यूज़ करते हो, जो है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। देखो इधर, देखो मान लो यहाँ से कोई काट दिया, ठीक है, अब ये आरबीसी यहाँ से क्या होगी, बाहर निकलती, खून निकलता है कि नहीं आपको, तो सारी आरबीसी बाहर निकल रही थी। तो ये ब्लड जो बह रहा है, प्लेटलेट्स, ये तुरंत इसको जहाँ पे लीकेज मिलता है तुरंत इस एरिया को देखता है, अरे ये तो पहले जैसा नहीं, यहाँ पर कुछ तो प्रॉब्लम है, मतलब ये इसको आइडेंटिफाई कर लेता है। जो आपकी प्लेटलेट्स की कुछ केमिकल्स होते हैं, भाई नाम मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो केमिकल्स क्या कर लेते हैं, पहले इसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये फैक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, हमारे फैक्टर्स होते हैं जो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद ये अलग अलग फैक्टर्स को, अलग अलग फैक्टर को इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि मान लो एक था फैक्टर ए, मान लो जस्ट मैं एक एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ, एक था मान लो फैक्टर ए, ये जाके बोलेगा फैक्टर बी से, फिर बी जाके बोलेगा सी से, सी जाके बोलेगा डी से, ठीक है, और फिर डी जाके बोलेगा फाइब्रिनोजन से, किससे बोलेगा, फिब्रिनोजन से, उसके पहले किससे बोल देगा, थ्रोम्बिन प्रोटीन से, थ्रोम्बिन से, थ्रोम्बिनोजन से या थ्रोम्बिन से। मैंने आपको बताया था नोजन वर्ड अगर कहीं पे लगता है तो उसका मतलब क्या होता है, इनएक्टिव, क्या होता है, इनएक्टिव। यही फाइब्रिनोजन किस में बदल जाएगा, फाइब्रिन में बदल जाएगा, किस में बदल जाएगा, फाइब्रिन, और यही फाइब्रिन क्या काम करेगी, यहाँ पे इस एरिया को क्या कर देगी, थ्रोम्बिन और फाइब्रिन मिलकर इस एरिया क्या कर देंगी, ब्लॉक कर देंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं। तो पहले जो प्लेटलेट्स होती हैं उनके कुछ फैक्टर्स उसको आइडेंटिफाई करते हैं, और आइडेंटिफाई करने के बाद फिर जाकर के हमारे प्लेटलेट्स को बता देते हैं कि भाई ये ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो आ रही हैं, और फिर वो फिब्रिनोजन और थ्रोम्बिन प्रोटीन की मदद से उस एरिया को क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं।
अब समझ में आया? अब समझ में आया? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं हम। अब देखो इसी चीज को अभी अभी अगर इसमें फंसे हो तो एक चीज और बता देते हैं, फिर 1 मिनट रुके रहो। चलो तुम तो यार 65% वाले थे, अब तुम झूठ बोले 65 बता दे रहे, बच्चा जान लो तुमको 65% लग रहा है नहीं आता है। चलो खैर कोई दिक्कत नहीं, आता हो तो और अच्छी बात है। देखो इधर मान लो कि कोई एक नॉर्मल सेल है, ठीक है ना, नॉर्मल सेल है, ठीक है, और दूसरी तरफ मान लो कि कोई पैथोजन ब्लड के अंदर आ गया, कोई बैक्टीरिया घूमता घूमता आ गया ब्लड के अंदर, ऐसे ऐसे कोई बैक्टीरिया मान लो आ गया, ठीक है। ये इस बैक्टीरिया को हम क्या बोल सकते हैं, कोई बताएगा? इस बैक्टीरिया के बहुत सारे फ्लैजिला हैं क्लस्टर वाले, तो इसको क्या बोल सकते हैं, कोई बताओ? कोई बताएगा ये बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? बताया हुआ था आपको, चलो बताओ जल्दी खटाखट, बताओ ये बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है? ये बैक्टीरिया कौन सा हो सकता है हमको बता दीजिए आप लोग। वेटिंग 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 वेटिंग। ये बैक्टीरिया कौन सा होता है, बताओ भाई। चलिए बताते रहिएगा, बताइए बताइए। अब मैं यहाँ पे देखते हैं डायग्राम और खींच लेता हूँ तब तक। इंडोसिन, क्या ये पॉलीट्राइकस हो सकता है? पॉलीट्राइकस पढ़े हुए थे? चलो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इधर ध्यान दो, ये अब क्या होगा, ये जो बैक्टीरिया मैंने आपके सामने बनाया आपको, देखिए इधर सब लोग, ये क्या होगा, यहाँ पे आ गया मान लो। अब धीरे धीरे इस सेल इसको क्या कर लेगी, अपने अंदर कर लेगी, और अपने अंदर करके पता है सेल के अंदर एक चीज बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है बताओ? सेल के अंदर बैठा हुआ है लाइसोसोम, है कि नहीं? लाइसोसोम है, बहुत सारी और भी चीजें हैं, लाइसोसोम है, बहुत सारे और भी फैक्टर हैं, ठीक है ना। इसको पॉलीट्राइकस नहीं बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बताओ जरा सा, आदित्य गुप्ता आप बताइए। तो बताओ ना यार क्या बोलते हैं, पढ़े तो हो, पढ़ाए तो थे सब कुछ। क्लस्टर फॉर्म वाले को, हम तो क्लस्टरी की तो बात कर रहे हैं ना, क्लस्टर का बताओ, क्लस्टर जिसमें होते हैं, क्या बोलेंगे इसको? ये सब पढ़ाए हुए थे ना, ये सब तो आपको पढ़ा बताने का काम है। चलिए खैर उसको छोड़िए, यहाँ पे बैक्टीरिया पे फोकस करिए, पहले उसको रिवीजन करते रहिएगा। तो यहाँ पे जो क्लस्टर्स फॉर्म में आपका मतलब जो भी बैक्टीरिया आया है, तो लाइसोसोम है, साथ में पीएच वैल्यू, ब्लड तो ऑपरेट करेगी ही करेगी, उसकी कोई दिक्कत ही नहीं है, सेल भी अपना ऑपरेट कर सकती है। अगेन क्या हो जाएगा, ये छोटे छोटे प्रोटीन्स पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाएगा। इस एक चीज को हम लोग क्या कहते हैं, फैगोसाइटोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक कहते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फैगोसाइटिक कहते हैं। फैगोसाइटिक का मतलब होता है कि जब कोई भी सेल क्या करती हो, अनवांटेड चीज को अपने अंदर लेती है और उसको अपने अंदर लेकर के छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। और इसमें कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, कोई बताओ भाई, कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है चीजों को ब्रेक करने में, बताइए। चलिए कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है बताइए भाई। किसी भी अनवांटेड पार्टिकल्स को अगर ब्रेक करना है सेल के अंदर तो कौन सा एंजाइम पार्टिसिपेट करता है, बताइए। बताया हुआ है आप लोगों को, जो पहले बताए इनाम पाए। चलो ये सब ऐसे पढ़ने में सही रहता है, ऐसे पढ़ने में सही रहता है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और कोई कुछ बताएगा? देखिए जो भी हमारा हाइड्रोलिटिक हो गया और प्रोटियोलिटिक हो गया, लिपोलिटिक हो गया, ये सारे एक ही क्लास के एंजाइम होते हैं। ये सारे एक ही क्लास के एंजाइम है जिनका काम होता है ब्रेक डाउन करना। क्या करना? ब्रेक डाउन करना। तो जो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं या फिर जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम होते हैं वो क्या काम करते हैं, या प्रोटियोलिटिक एंजाइम होते हैं, वो इस बैक्टीरिया को छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक कर देते हैं
और फिर वेसिकल के फॉर्म में अगर इसमें कुछ अनवांटेड चीज़ें हैं तो इसको क्या करते हैं, बाहर रिलीज कर देते हैं, और अगर यूजफुल चीज़ें हैं तो उसको यूटिलाइज भी कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो सेल है उसको हम कहते हैं कि फैगोसाइटोसिस नेचर भी शो करती है। और WBC के अंदर एक सेल होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रोफेजेस। क्या बोलते हैं, मैक्रोफेजेस। ये जो सेल्स होती है मैक्रोफेजेस, ये सेल्स ये काम बखूबी करती। बाकी और भी काफ़ी सेल्स हैं, वो सारी सेल्स WBC स्पेशली फैगोसाइटोसिस का काम WBC की सेल बखूबी करती है। तो इस बात को आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो प्रोटेक्शन का काम WBC करती है, एंटीबॉडीज वगैरह का काम, बाकी जो क्लॉटिंग का काम है वो कौन करता है, वो करती हैं हमारी प्लेटलेट्स, और ट्रांसपोर्टेशन का काम किसका होता है, हमारे RBC का होता है। किसका होता है, हमारे RBC का होता है। ये बेसिक्स फंक्शन है जो आपको ब्लड में ध्यान में रखना है बेटा लोग, ठीक है। समझ गए कि नहीं, सबको समझ में आया कि नहीं। आगे देखते हैं, अब आगे देखिए कंपोनेंट ऑफ ब्लड, किसकी तरफ देखते हैं, कंपोनेंट ऑफ ब्लड की बात करते हैं कि ब्लड किस किस चीजों से मिलकर के बना हुआ है। तो ब्लड जो है बेसिकली ब्लड प्लाज्मा, लिक्विड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, जो और भी सारी हमारी जो लिक्विड्स हैं वो, बाकी फॉर्म्ड एलिमेंट से बना हुआ है जो कि मेन हमारी सेल्स बनती हैं, विच आर ब्लड सेल्स एंड सेल फ्रैगमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब मेन जो हमारा RBC है वो एक कंप्लीट सेल है, वो फॉर्म्ड एलिमेंट है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे हीमोक्रीट क्या होता है, ये सारी चीजों के बारे में मैं बात करूंगा। बाकी ब्लड सेल्स और फ्रैगमेंट, ये तो ब्लड सेल्स कौन है, RBC एंड WBC। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, एक जो ब्लड सेल्स है हमारी जैसे RBC एंड WBC, एंड थर्ड वन इज सेल फ्रैगमेंट जो कि क्या होती है, हमारी प्लेटलेट्स होती हैं। तो आप इस बात को हमेशा ध्यान में रखोगे, पहले भी बताया है कि प्लेटलेट्स जो होती हैं वो कंप्लीट सेल्स नहीं होती हैं, कंप्लीट सेल्स नहीं होती हैं, ये पार्ट होती हैं। ये क्या होती हैं, हमारे स्टेम सेल्स का पार्ट होती हैं जो कि प्लेटलेट्स बनती हैं। बाकी जो कंप्लीट सेल होती हैं वो RBC एंड WBC होती हैं। RBC में न्यूक्लियस जो होता है वो एज अ मैच्योरिटी के टाइम पे नहीं पाया जाता है। ये सब कुछ बेसिक्स हैं जो आगे आपको ध्यान में रखना है। ओके लेट्स इसको देखते हैं हम लोग अब आगे, ठीक है। चलो तो सबसे पहले ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्लड प्लाज्मा की बात करते हैं हम लोग कि ब्लड प्लाज्मा में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब इस डायग्राम को देखो, सारी चीजें अच्छे से और भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। ये बताओ सबको समझ में आ रहा है, सारी चीजें जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूँ बेटा लोग, सब लोगों को समझ में आ रहा है। एक तो जानते हो ये ऑनलाइन लेक्चर सुन सुन करके ना अब मेरे भी मुंह से ये सब ऐसा निकलना शुरू हो गया है। बेटा लोग सब लोग हम उम्र के हो जो है, और बेटा लोग निकल रहे। चलो खैर छोटी मोटी गलती है माफ, आगे चलो। देखो इधर बच्चा लोग बोलना चाहिए, बच्चा लोग, चलो आगे चलो। देखो ओके, अब इस डायग्राम को देखो। इस डायग्राम में टेस्ट ट्यूब में आपको 3 रीजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। जब आप जाते हो ना खून निकलवाने के लिए, कभी जाना, खतरनाक मंजर होता है वो। बाकी मैंने डिस्क्राइब आपको क्लास के अंदर किया हुआ था कि कैसा मंजर मेरे साथ गुजरा था एक दफ़े। खैर ज़्यादा नहीं बात करेंगे, डर लगने लगता है वो सारी चीज़ें। तो यहाँ पे जो डायग्राम आपके सामने है, यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर आप जब ब्लड जब निकलवाते हो तो उसके बाद क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ब्लड को ऐसे छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए ब्लड को ऐसे क्या कर दो, छोड़ दो ऐसे ब्लड को। और उसको जब आप थोड़े टाइम के लिए छोड़ दोगे तो आप देखोगे कि ब्लड में जो लेयर्स हैं वो अलग अलग हो जाती हैं। ब्लड की जो लेयर्स हैं वो क्या होती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। जो रेडिश पोर्शंस है वो अलग हो जाता है, और जो येलोइंग पोर्शंस है वो आपका क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो देखना रहता है वो क्या देखना रहता है कि जो रेडिश पोर्शंस होता है आपका, जो रेड कलर का जो पोर्शन होता है वो पोर्शंस बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का होता है। और आपके ब्लड में RBC जो होता है वो तकरीबन 45% के आसपास यहाँ पे दिखाया हुआ है। कई डायग्राम अलग अलग तरह के डेटा को दिखाते हैं, तो आप लोग देख लिया करो, जो आपकी NCERT में है उन डेटा को नोट किया करो। तुम्हारे साथ बहुत होता है, बहुत खून निकालते हो क्या तुम, जो है बहुत दिक्कत है यार। चलो बाकी यहाँ पे देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा बाप रे इतने बड़े बड़े दांत यार, स्माइली में धत तेरी की। चलो 45% हमारा क्या होता है, RBC होता है, और 55% क्या होता है, हमारा प्लाज्मा होता है। जिसमें प्लाज्मा में हमारा 90% क्या होता है, वाटर होता है, बाकी अदर सब्सटेंसेस होते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा अमाउंट जो दिखाई दे रहा है वो हमारे WBC और प्लेटलेट्स का होता है, जो कोई 1% दिखाता है, कोई 4% दिखाता है।
हर किसी का अपना अपना डेटा होता है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा 1% बताए हुए हैं क्योंकि इनका जो अमाउंट होता है वो बहुत ही कम होता है। ड्यू टू दिस, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे ऐसे भी इंसेक्ट और एनिमल होते हैं जिनके अंदर आरबीसी क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, बाकी डब्ल्यूबीसी उनके अंदर प्रेजेंट होता है। और कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके अंदर आरबीसी का कलर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है, मतलब आरबीसी नहीं होते हैं, वो दूसरे कलर के होते हैं, उनमें दूसरा पिगमेंट पाया जाता है, उसमें हीमोग्लोबिन जो है वो हीमोसैनिन होता है। क्या होता है? हीमोसैनिन के फॉर्म में होता है। तो वो भी ऐसे भी एनिमल्स हैं जिनके अंदर इस तरह से भी ब्लड जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो वो आप लोग अपने डिटेल के लिए पढ़ लीजिएगा, हीमोसैनिन क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ें आपको पता लग जाएंगी कहीं ना कहीं। आगे चलते हैं। ब्लड जो होता है उसमें तकरीबन 45% फॉर्म्ड एलिमेंट एंड 55% ब्लड प्लाज्मा होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट मतलब जो कंप्लीट सेल्स हैं हमारी आरबीसी हैं वो आपके तकरीबन जो होती है वो 45% होती हैं, 55% ब्लड प्लाज्मा होती हैं। व्हेन द फॉर्म्ड एलिमेंट आर रिमूव, जब हम लोग क्या करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट को ब्लड से निकाल लेते हैं तो वो हमें कुछ इस तरीके से थोड़ा येलोवी कलर का दिखाई देता है, जो स्ट्रॉ कलर्ड बोलते हैं। इस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रॉ कलर कहते हैं। सर अभी ब्रश आया है ना इसलिए हंस रहा है। अच्छा सर अभी ब्रश करके आया है ना, अच्छा ठीक है। ठीक है भाई, सही है। तो फिर पढ़ कौन रहा था? चलो, कहते हैं कि ब्लड जो है उसमें अगर हम लोग क्या कर दें कि आरबीसी डब्ल्यूबीसी को क्या कर दें वहाँ से हटा दें, तो उस सिचुएशंस में जो हमें प्लाज्मा है, ब्लड प्लाज्मा है, वो आपको स्ट्रॉ कलर की देखने को मिलती है, लिक्विड देखने को मिलती है, जिसे हम लोग ब्लड प्लाज्मा कहते हैं। दैट्स अ सिंपली प्लाज्मा इज लेफ्ट। क्योंकि ये दोनों, मैंने कहा नहीं कि ये दोनों की जो लेयर्स होती हैं वो बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, तो आप इजीली तरीके से आइडेंटिफाई करके वहाँ से फॉर्म्ड एलिमेंट को बाहर निकाल सकते हो। अगर हम लोग ब्लड प्लाज्मा की स्टडी करें तो उसमें तकरीबन 90 to 92% वाटर होता है, 8 to 10% सॉल्यूट्स होता है। सॉल्यूट्स मतलब जो उसमें आयंस वगैरह मौजूद होते हैं, सॉल्ट वगैरह मौजूद होते हैं वो। मोस्ट विच 7% बाई वेट आर प्रोटीन्स, इसमें हमें प्रोटीन्स भी देखने को मिलती है। सम ऑफ द प्रोटीन्स ब्लड प्लाज्मा आर आल्सो फाउंड एल्सवेयर इन बॉडी बट दोज कन्फाइंड टू ब्ला 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 ब्ला। बहुत सारी ऐसी प्रोटीन्स होती है हमारे प्लाज्मा के अंदर जो मौजूद होती है, बाकी बहुत सारी ऐसी भी प्रोटीन होती हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं और फंक्शंस हमारे प्लाज्मा के लिए करती हैं। ऐसे में खाना खा के आया। अच्छा भाई, अब आप लोग चैटियाओ मत, जो है आप लोग पढ़ाई करो जो है। चलो, हिपैटोसाइट सिंथेसाइज मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। जो हमारी हिपैटोसाइट्स होती, क्या होती है? हिपैटोसाइट्स होती है, वो हमारी बहुत सारी प्लाज्मा प्रोटीन को बनाने का काम करती है। आगे हिपैटोसाइट्स के बारे में आप और डिटेल में देखेंगे। विच इंक्लूड द एल्ब्यूमिन, जो क्या, जिसके अंदर हम लोग कौन कौन सी प्रोटीन के बारे में देखते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन के बारे में। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, प्लाज्मा प्रोटीन से पूछ सकता है एल्बुमिन जो है किस तरह की प्रोटीन है, तो आपको याद होना चाहिए। आप उसको ब्लड के अंदर मत लिख दीजिएगा, आरबीसी डब्ल्यूबीसी के अंदर। उसको आप किस में लिखेंगे? उसको आप प्लाज्मा के अंदर लिखेंगे। प्लाज्मा प्रोटीन होती है जिसको हम लोग बोलते हैं एल्ब्यूमिन, जो कि तकरीबन 54% प्लाज्मा प्रोटीन होती है। मतलब प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो प्रोटीन होती है उसमें 54% क्या होती है? एल्ब्यूमिन होती है। समझ रहे हो कि नहीं? प्लाज्मा के अंदर ये मत समझ लेना कि सर 90 to 52% से मत कंपेयर करना। प्रोटीन की अगर हम केवल बात करें प्लाज्मा के अंदर, तो इसके प्लाज्मा में तकरीबन 54% जो होती है वो क्या होती है? एल्ब्यूमिन होती है। क्या होती है? एल्ब्यूमिन होती है। 38% जो होती है वो फिब्रिनोजन होती है। क्या होती है? फिब्रिनोजन होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है। फिब्रिनोजन का काम होता है क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करना, बताया हुआ था ना अभी। इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लीवर, और इसको कौन से सिक्रीट करता है? हिपैटोसाइट्स, मतलब लीवर सिक्रीट करती है। किसके थ्रू बनती है? लीवर के थ्रू बनती है। ठीक है, इस बात को आप अंडरलाइन कर लो, कहीं पे नोट करके लिख लो कि फिब्रिनोजन जो होती है उसका प्रोडक्शन कौन करता है? उसका प्रोडक्शन हमारी लीवर करती है और बाकी अदर सेल्स भी। आगे कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्लॉट सोल्यूबल फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनसोल्यूबल थ्रेड ऑफ फाइब्रिन। जैसा कि मैंने कहा कि जब हमारे ब्लड को क्लॉटिंग की जरूरत पड़ती है तो जो फिब्रिनोजन है वो कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन प्रोटीन में, और फाइब्रिन प्रोटीन जो होती है वो एक इनसोल्यूबल प्रोटीन है। मेरी बात को ध्यान समझिएगा वरना बहुत मार पड़ेगी। जो फाइब्रिन प्रोटीन होती है वो इनसॉल्यूबल है, मतलब उसको आप कोई भी फैक्टर ब्लड में बहा दो, वो कभी भी उस जो बना हुआ है फाइब्रिन, जो भी सिला हुआ है उस घाव को,
वो फाइब्रिन वहां से नहीं हटेगी क्योंकि वो इनसॉल्युबल होती है, वो ब्लड में घुलेगी नहीं, वो उस घाव को अच्छी तरीके से पूरी तरह से बंद कर देगी और वहीं पे पड़ी रहेगी जब तक कि वो सेल्स दोबारा से रिकवर ना हो जाए। दस द फ्लूइड फ्रॉम क्लॉट ब्लड कॉल्ड सीरम, कहते हैं कि जो क्लॉटेड ब्लड जो होता है, फ्लूइड फ्रॉम क्लॉटेड ब्लड, जो ब्लड जो होता है जो क्लॉटेड जम जाता है उसके बाद जो बाहर निकलता है येलो कलर का, उसको हम लोग सीरम कहते हैं। डज कंटेन कॉल्ड सीरम डज नॉट कंटेन फिब्रिनोजन, जो सीरम होता है उसमें फिब्रिनोजन नहीं होता। जैसे जब आपको चोट लगती है ना, ध्यान सुनना मेरी बात, जैसे आपको जब चोट लगती है तो चोट लगने के बाद क्या होता है, खून का थक्का जम जाता है, ब्लड का थक्का जम जाता है उस जगह पे। तो जब थक्का जमता है उसके बाद क्या होता है कि थक्का जमने के बाद वो कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जैसे येलो येलो कलर के, तो अगर आप उसके अंदर देखेंगे तो उसके अंदर आपको फिब्रिनोजन देखने को नहीं मिलेगी। फिब्रिनोजन अंदर की तरफ आपको मिलती है, बाहर की तरफ आपको फिब्रिनोजन देखने को, बट इट इज अदरवाइज आइडेंटिकल टू प्लाज्मा, लेकिन ये दिखने में आपको प्लाज्मा जैसी ही दिखाई देती है। किसकी तरह दिखाई देती है? प्लाज्मा जैसी दिखाई देती है। तो इस बात को नोट करेंगे। पहले इंपॉर्टेंट बात, फिर से सारी बातों को एक बार और बताएंगे, ध्यान सुनिएगा मेरी बात। सबसे पहले जो हिपैटोसाइट्स की सेल्स होती हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन बनाती हैं। वो प्लाज्मा प्रोटीन क्या होती हैं? बेसिकली हमारी एल्ब्यूमिन्स होती हैं जो कि तकरीबन 54% हमारे प्लाज्मा में मौजूद होती हैं। 38% जो होती है वो फिब्रिनोजन प्रोटीन होती है जो इनएक्टिव होती है, सॉरी 38%, ओके एक मिनट मुझे देखो क्या 30% एंड फिब्रिनोजन 7%, ये क्या लिखा हुआ है? विच इंक्लूड एल्ब्यूमिन 54% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ठीक है। 38% ये क्या है? 38% एंड फिब्रिनोजन 7%। ये किसके लिए 38% है? बीच में कुछ मिसिंग्स हो गया है इसमें जो है, आई थिंक बीच में कोई प्रोटीन मिसिंग है। एक मिनट रुको जरा सा, तो एक मिनट का टाइम दो जरा मुझे। एक प्रोटीन मिसिंग है क्या इसमें जो है? एल्ब्यूमिन है आपका 54% ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, ओके। 38% फिब्रिनोजन 7%, ठीक है। एक प्रोटीन मिसिंग है इसमें जो है आपका, एल्बुमिन्स होता है। और थ्रोम्बिन की तो बात नहीं करेगा, नहीं थ्रोम्बिन तो नहीं करना चाहिए इसमें। कोई बता सकता है क्या आप लोगों में से 38% कोई बता सकता है कि कौन सी होगी? चलिए बताइए 38% कौन सी हो सकती है? बताओ भाई जल्दी खटाखट। प्रोथ्रोम्बिन, भाई ओके, श्योर हो? श्योर ना हुए तो देखो, चलो और कोई बता देगा, ठीक है। अगर आप लोग श्योर हो तो ठीक है, नहीं तो अपना होमवर्क ले लो और हमें जो है लेक्चर के बाद या फिर कल आप जो है जब भी मन हो आप लोग बता दीजिएगा। 38% है, इसके आगे आप लोग डैश लगा लेना, ठीक है। और ये बताना है आपको, फिब्रिनोजन 7% होती है। फिब्रिनोजन इज इंपॉर्टेंट क्लॉटिंग फैक्टर प्रोड्यूस बाय द लीवर, ये बता दिया है आपको। बाकी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, वो एक इनएक्टिव स्टेट में होती हैं। एल्बुमिन और ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन होता है, ग्लोब्यूमिन, फिब्रिनोजन एंड प्रोथ्रोम्बिन, ओके। एल्बुमिन ग्लोब्यूलिन होगा, फिर वो ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, ग्लोबिन्स और ग्लोब्यूलिन, हाँ 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 सही कह रहा हूँ। एक बार मैं रीचेक कर लेता हूँ, एक बार रुक जाओ मैं रीचेक कर लेता हूँ। एक मिनट का टाइम दो मुझे, एक सेकेंड यार, होगा मेरे पास चार्ट। एक मिनट रुको 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 रुको। ग्लोबलिन है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, क्या देखे ये सब यार है, सब है अपने पास में, ओके। ये है चार्ट आपका, ठीक है। ग्लोबलिन है, तो यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा ग्लोबलिन। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। किसने बताया था ये सवाल का जवाब? भाई इनके लिए तालियां वालियां बजा दो जो है। अवर्तिका ने बताया था। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे सभी लोग। यहाँ पे आप लोग ग्लोबलिन कर लो, ग्लोब्यूलिन, ग्लोब्यूलिन लिन, ठीक है। चलो ओके, तो 54% एल्बुमिन और ग्लोबुलिन 38%, फिब्रिनोजन आपका 7%, जो बचा रहे उसको आप प्रोथ्रोम्बिन मान लेना, ठीक है। तो ये चीज आपका है। आगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? आगे यहाँ पे लिखा हुआ है वही चीज मैं आपको बता रहा था कि ये प्रोटीन तो चलो ठीक है, मान लिया ये प्रोटीन आपका हो गया।
बाकी कहते हैं कि क्लॉट सॉल्यूबल फिब्रिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू इनसॉल्यूबल थ्रेड ऑफ फाइब्रिन। मतलब जब चोट लगी, जब आपको चोट लगी, तो चोट लगने के बाद जहां पे भी आपको चोट लगी है उस एरिया के अंदर जो आपकी, बाप रे ताली भर डाला यार तो सच में, ठीक है, जहां पे आपको जिस भी एरिया में आपको चोट वोट वगैरह लगी जो है, तो उस चोट लगने को क्या हुआ कि जो आपकी फिब्रिनोजन है वो उसको अच्छे से घाव को भर देती है, लेकिन जो फिब्रिनोजन है, जो फाइब्रिन उसको भरती है, वो इनसॉल्यूबल होती है, जो कि इस जैसे फिब्रिनोजन तो नॉर्मल सर्कुलेट हो रहा है ना, फिब्रिनोजन नॉर्मल सर्कुलेट हो रहा है, मतलब वो क्या है, सॉल्यूबल है, वो क्या है अभी सॉल्यूबल है। पर जैसे ही उसको पता चलता है कि नहीं भाई क्लॉटिंग, मतलब उसको जब दूसरा फैक्टर उससे आकर के जुड़ता है हमारे फिब्रिनोजन से, तो फिब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में। ध्यान सुनो मेरी बात को, ताली वाली बहुत मार ली अब। चलो, तो फिब्रिनोजन क्या हो जाता है आपका, एक्टिवेट हो जाता है, और फिब्रिनोजन जो है एक्टिवेट होने के बाद कन्वर्ट हो जाता है फाइब्रिन में, जो एक इनसॉल्यूबल साल्ट होता है। कैसा सॉल्ट होता है, इनसॉल्यूबल साल्ट होता है। और ये सॉल्ट जब कन्वर्ट हो जाता है तो उस एरिया को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने से इनसॉल्यूबल होने का क्या फायदा मिलता है, ब्लड बहती रहती, लेकिन उनसे कोई मतलब नहीं, पहले उनका काम होता है घाव को भरना। लेकिन जो बाहर की तरफ जो हमारा खून निकल रहा होता है, जो क्लॉटिंग हुई रहती है, उसमें जो बगल में सीरम आपको निकला हुआ दिखाई देगा, वो दिखने में तो आपके प्लाज्मा जैसा होगा, लेकिन उसके अंदर आपको फिब्रिनोजन देखने को नहीं मिलते हैं। सबको ये बात समझ में आई। चलिए आगे कहते हैं कि ऑल्सो कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स। इनके अंदर हमें मिनरल्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड एटसेट्रा, एमिनो एसिड्स और ग्लूकोज भी, लिपिड्स वगैरह भी देखने को मिलता है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे कि हमारे प्लाज्मा में क्या क्या चीजें पढ़ा, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, वाटर, फिब्रिनोजन और बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड अदर सॉल्ट। ये था हमारा ब्लड प्लाज्मा, जिसमें 90 to 92% आपका वाटर होता है, 8 to 10% उसमें बाकी के सॉल्यूट्स मौजूद होते हैं, ठीक है ना। मोस्ट ऑफ द विच ऑफ 7% बाई वेट, अगर हम बात करें वेट को लेकर, तकरीबन 7% के आसपास में होते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब आगे की तरफ चलते हैं, मतलब इस ब्लड प्लाज्मा का 7% जो रहेगा दैट्स अ प्रोटीन्स। आगे की तरफ चलते हैं। ओके भैया, खूब तालियां वालियां पड़ गई, आगे की तरफ चलें। चलो यहाँ पे देखो, ये भी डायग्राम है। इस डायग्राम में जो आपने पहला देखा है वही डायग्राम है। ये आपका मेनली ब्लड हमारी जो है फॉर्म्ड एलिमेंट वो है, उसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे आपको आरबीसीज वगैरह दिखा दी जा रही हैं। बाकी जो येलो कलर का है वो हमारी प्लाज्मा है। बाकी ये सभी क्या है, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, ये सब हमारी डब्ल्यूबीसी के टाइप्स हैं, जो कि अलग अलग टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चर के बेसिस पे, फंक्शंस के बेसिस पे हमने इनको अलग अलग नाम दिया हुआ है, जिनके बारे में हम लोग आगे डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए प्लाज्मा के फंक्शंस हैं और बगल में प्लाज्मा में क्या क्या चीजें होती हैं। देखो, वाटर तकरीबन 90 से 92% होता है, जिसका काम होता है क्या करना, मेंटेन ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं, क्योंकि अगर ब्लड वॉल्यूम मेंटेन नहीं हुआ तो एक बात बताओ, क्या चीजें ट्रांसपोर्ट हो पाएंगी, क्या ऑस्मोटिक प्रेशर बैलेंस हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो ब्लड के जो वॉल्यूम है, कैपिलरी का जो स्ट्रक्चर है, उसको बना के रखने का काम करती है। अदरवाइज जो कैपिलरी है, हाँ हिपैरिन इंक्लूड नहीं है तो क्या हुआ बताओ। हिपैरिन का जब इंक्लूड होगा तो हिपैरिन इंक्लूड होगा। इतना काहे घबरा रहे हो। चलो, ये मेरी बुक का मैटर है, समझ रहे हो कि नहीं, ये मेरी बुक का मैटर है, ऐसा नहीं अभी आएगा, वो सब आएगा। चलो, मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा एंड देयर फंक्शंस। वाटर तकरीबन 90 to 92% है। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अरे एक दिन कोई मुझसे कह रहा था कि वो कुछ कोई बहुत बेवकूफ़ाना वाला जवाब दे रहा था, हिपैरिन के बारे में कह रहा था क्या, मतलब उसकी बात सुन करके जो है एक वक्त तो लगा कि मतलब जा करके इसको तमाशा मारो। मतलब क्या है ना कि कहीं कहीं पे सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बिना सर पैर की बात कर देते हैं। ब्लड को लेकर के कुछ बात कर रहे थे, उसमें हिपैरिन का कुछ था, वो जाम कर रहे थे, हाँ हिपैरिन से जाम कर रहे थे। अरे मैंने किसी लेक्चर में सुना हुआ था मेरे भाई, मैंने लेक्चर में सुना हुआ था, हिपैरिन से वो जाम कर रहे थे जो है चीज़ों को। तो यही सारी चीज़ें क्या करेंगे, ब्लड सर्कुलेशंस को रेगुलेट करने का काम करते हैं वो, और वो बहुत ज़रूरी होता है। और एक चीज़ और आप ध्यान में रखेंगे कि जो ब्लड होता है ना, हमारा ब्लड, अगर उसके अंदर हीमोक्रीट का अमाउंट बढ़ गया, ये आपका होमवर्क है, नोट करिए, अगर ब्लड में हीमोक्रीट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा ब्लड पे। अगर ब्लड में हीमोक्रीट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो ब्लड में क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई बताएगा। चलो भाई जो पढ़े हो वो बताओ।
अगर ब्लड में हीमोक्रीट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ब्लड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जो बता लेगा जान लूंगा, पढ़ा हुआ है वो सर्कुलेटरी सिस्टम। बताओ भाई, चलो जल्दी बताओ। अगर ब्लड में हीमोक्रीट का कंसंट्रेशन बढ़ गया तो ये बताओ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा ब्लड के ऊपर। कौन बच्चा बता रहा है? बताओ भाई बताओ। गूगल वूगल मत करा करो, जो है तुम लोग बाद में गूगल कर लिया करो। चलो चलो यार, तुम लोग जवाब नहीं दे रहे हो। हीमोक्रीट क्या? ओके चलो ठीक है। हीमोक्रीट मतलब जो हमारा आरबीसी है, बेसिकली आरबीसी का जो फॉर्मेशन है। आप लोग एक काम करिएगा, ये आपका होमवर्क है, आप लोग इसको चेक करके आइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है हीमोक्रीट वाला। बाकी इसके बारे में हम लोग कल बात कर लेंगे। आरबीसी से रिलेटेड है, आरबीसी के कंसंट्रेशन से रिलेटेड है, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। चलो ओके, यहाँ पे देखिए, आप लोग देखिएगा, ठीक है। अगर होमवर्क नहीं देखूंगा तो पढ़ोगे क्या। चलो, वाटर जो होता है वो क्या काम कर रहा है? मेंटेन ब्लड वॉल्यूम का काम कर रहा है, ट्रांसपोर्ट कर रहा है मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का फंक्शन क्या है? 7% होता है। कितना होता है? 7% होता है। पहले बार सुन रहा हूं सर। अरे तुम तो ऐसे ही पहली बार सुनो तो। चलो, प्लाज्मा प्रोटीन तकरीबन कितना होता है? 7% होता है। तो जानो ना, सुनो ना, अब जाकर के ढूंढियो तो फिर मिलेगा। प्लाज्मा प्रोटीन तकरीबन 7% होता है। इसका काम होता है ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बैलेंस करना, साथ में पीएच वैल्यू को बैलेंस करना, ठीक है। प्लाज्मा प्रोटीन का काम होता है तकरीबन आपका ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बैलेंस करना और पीएच वैल्यू को बैलेंस करना। एल्बुमिन्स जो होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन में, एल्बुमिन्स होता है, उसका काम होता है मेंटेन ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करते हैं, प्रेशर्स को मेंटेन करते हैं। ग्लोबुलिन का काम होता है ट्रांसपोर्ट और डिफेंस का। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान में रखिएगा, ग्लोबुलिन का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट और डिफेंस का। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एल्बुमिन का काम होता है ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करना, प्रेशर को मेंटेन करना। फिब्रिनोजन, कई दफे लोग कंफ्यूज होते हैं कि फिब्रिनोजन जो होते हैं उसको वो लोग प्लेटलेट्स का पार्ट बता देते हैं, इसलिए आपको नहीं कंफ्यूज होना है, ठीक है ना। बहुत लोग होते हैं क्योंकि वो काम प्लेटलेट्स वाला करता है, काम प्लेटलेट्स की तरह करता है, तो उसको लोग सोच लेते हैं कि यार फिब्रिनोजन जो है बेसिकली वो हमारा बिलोंग करेगा, जो हमारी प्लाज्मा प्रोटीन है उससे बिलोंग करेगा, मतलब प्लेटलेट से बिलोंग करेगा, तो प्लाज्मा प्रोटीन में नहीं देखते। तो यहाँ पे प्लाज्मा प्रोटीन के अंतर्गत आ रहा है और उसका भी काम हमारे क्लॉटिंग करने का होता है। सॉल्ट तकरीबन 1% होता है, जिसका मेन फंक्शन होता है ऑस्मोटिक प्रेशर्स को बैलेंस करना, पीएच वैल्यू को बैलेंस करना, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करना। तो ये सारी चीज कौन करता है? हमारे सॉल्ट करते हैं, जिसके बारे में हम लोग काफी दफे आपको अपने वीडियो में मैंने बता दिया है। बाकी गैसेज एक्सचेंज होता ही है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन को लेके जाते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। न्यूट्रिएंट्स वगैरह लेके जाते ही हैं, हार्मोन्स विटामिन्स वगैरह लेके जाते ही हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट वगैरह लेके जाते ही हैं ब्लड के साथ में मिल करके। तो ये जो फंक्शंस हैं ये हमारे पूरे ब्लड के लिए कॉमन है, चाहे आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो, कोई भी हो, वो सब ये फंक्शन करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी आप ब्लड की बात करोगे तो सभी ब्लड हमारी कंप्लीट इन सारी चीजों को ट्रांसपोर्ट करती है एक जगह से बॉडी के दूसरी जगह पे, ठीक है ना। तो ये था आज आपका मेजर कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा। बाकी नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में पढ़ेंगे और साथ में हम लोग बात करेंगे आपसे कंप्लीट जो हमारा ब्लड पूरा है, कितने दिन का है, कैसा है, किसमें इंपॉर्टेंट रोल है, कितने टाइप का है, हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबको समझ में आई क्लास? एक बार हमें नीचे कमेंट में लिख दो भाई, सबको क्लास समझ में आई? अंजलि आप भी लिख देंगी, अंजलि लिख देंगे, आदित्य लिख देंगे। लेट जुड़े शिवा, तुम मार खाओगे बता दे रहे, अगर सुन रहे हो तो तुम बहुत लेट जुड़ रहे हो, ठीक है। उसको सही करो, जो है टाइमिंग वाइमिंग